जय हिंद। तो हम लगातार मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉपिक्स लगातार आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, कल जो था प्रमुख समितियों के बारे में लाया गया था, फिर कारखाना अधिनियम के बारे में लाया गया था। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स कंटिन्यू लाया जा रहा है आपके लिए। जो भी एग्जाम्स है उसके लिए महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स मुझे दिख रहा है वो मैं ला रहा हूँ। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज जो है आपके लिए भारत में ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व से संबंधित कुछ चीजें हुआ था। ठीक है, भू राजस्व से संबंधित जो भी नीति लाई गई थी उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। 3 प्रमुख भू राजस्व नीति लाई गई थी, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो पहला मतलब जो स्टार्ट करना है कि अंग्रेजों के अधीन भू राजस्व नीति। तो कहता है क्यों स्टार्ट हुआ था। तो देखिए, वर्ष 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त था। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या था, दीवानी अधिकार प्राप्त था। ठीक है, उस समय बिहार का कौन दीवान हुआ करता था, बिहार का राय बहादुर राय। ठीक है, बिहार में जो था राजा सिताब राय। ठीक है, राजा सिताब राय, राजा सिताब राय था। ठीक है, राजा सिताब राय। उड़ीसा में जो था दुर्लभ राय। ठीक है, दुर्लभ राय। और बंगाल में मोहम्मद रजा खां था। ठीक है, रजा खां, रजा खां था। ठीक है, उस समय दीवान। कहता उद्देश्य क्या था, तो इसका मूल उद्देश्य था भू राजस्व संग्रह में वृद्धि करना था। परिणाम स्वरूप वही हुआ कि भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। आगे है कि स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था। तो स्थायी बंदोबस्त जो था वह 1793 में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त कब हुआ था, 1793 में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कहा ही जाता है, जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। फिर है रैयत। ठीक है, रैयत बंदोबस्त जो हुआ था 1820 के समय में, महलबारी जो हुआ था 1819 के समय में। तो बारी बारी से देखते हैं, इसके बारे में चलते हैं। ठीक है, आगे से फटाफट। जैसे महलबारी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। महलबारी व्यवस्था, महाल मतलब होता था गांव। महाल का मतलब क्या होता है, महाल का मतलब होता था गांव। महाल का मतलब गांव होता था। ठीक है, रैयत का मतलब होता था किसान। गांव में अभी भी सुनते होंगे रैयत बोला जाता है, रैयत। ठीक है, रैयत मतलब किसान। तो महलबारी व्यवस्था किधर था, गंगा घाटी, भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब साइड में था। महलबारी व्यवस्था कहाँ था, तो गंगा घाटी, भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में था। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहाँ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में और आदि जगहों पर था अस्थायी बंदोबस्त। रेतवाड़ी बंदोबस्त जो था मालाबार क्षेत्र, कोयम्बटूर का क्षेत्र, मद्रास और बॉम्बे, यानी कह सकते हैं दक्षिणी भारत में जो था रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। इसमें बारी बारी से जो हम लोग देखेंगे भू राजस्व प्रणाली में। ठीक है, बारी बारी से। अब है आरंभकर्ता स्थायी बंदोबस्त प्रॉपर तरीके से जो क्या है उसके बारे में देखिए। स्थायी बंदोबस्त जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था 1793 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1793 में शुरू हुआ था। और यह जो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान उत्तर प्रदेश का बनारस संभाग और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र था। ठीक है, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, कर्नाटक का क्षेत्र, ये सब जो अधीन था। फिर कहता है कि ब्रिटिश भारत का लगभग 19%, ठीक है, 19% भूभाग जो था इस क्षेत्र में था। इंपोर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत क्षेत्र जो था इस ब्रिटिश भूभाग पर था, तो 19%। कितना प्रतिशत, 19%। किसमें, तो अस्थाई बंदोबस्त में। किसमें, अस्थाई बंदोबस्त में। फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी जो है 1792 में 12 महल में। 12 महल कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में है। 12 महल में एलेक्जेंडर रीड द्वारा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एलेक्जेंडर रीड किससे संबंधित है, रेतवाड़ी से। वर्ष 1801 से 1807 तक सर थॉमस मुनरो द्वारा इसे जारी रखा गया था। यानी थॉमस मुनरो का भी संबंध इससे रहा है।
वर्ष 1820 में मुनरो की भारत वापसी के पश्चात इसे क्या कर दिया गया, पुनः लागू कर दिया गया था। कौन सा व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो किया गया था किसानों से किया गया था। किससे किया गया था, किसानों से किया गया था, ठीक है। रैयत मतलब होता है किसान। स्थायी बंदोबस्त जो किया गया था जमींदारों के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था, जमींदारों के साथ। किसके साथ, जमींदारों के साथ। और यह जो था किसानों के साथ था, ठीक है, किसानों के साथ था। कहता यह कहाँ कहाँ हुआ था, मालाबार, कोयम्बटूर, मद्रास और मुंबई। बाद में इसका विस्तार महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, असम के कुछ हिस्सा और कुर्ग तक, जहाँ कुर्ग जो है कर्नाटक में पड़ता है, किया गया। इस व्यवस्था के अधीन लगभग 51% जो ब्रिटिश भारत का लगभग 51% भू क्षेत्र था। कितना परसेंट, 51। यानी ध्यान रखना, रैयत में 51% और स्थायी में 19%। महलवाड़ी व्यवस्था, इसके जो जनक माने जाते हैं होल्ट मैकेंजी 1819 में। महाल का मतलब होता था गांव, गांव, ठीक है, गांव होता था। क्या होता था, तो गांव के जो लंबरदार होते थे या मुखिया होते थे उनके साथ इनका समझौता किया जाता था। तथा गंगा घाटी, भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य भारत का कुछ भाग और पंजाब, इस व्यवस्था के अधीन ब्रिटिश भारत का 30% भू क्षेत्र था। कितना परसेंट था, 30%। तो महालवाड़ी 30%, रैयतवाड़ी 51%, अस्थायी बंदोबस्त 19%। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस, रैयतवाड़ी व्यवस्था में अलेक्जेंडर रीड और मुनरो, थॉमस मुनरो। महालवाड़ी में होल्ट मैकेंजी 30%, 51% और 19%। ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार, अस्थायी बंदोबस्त जो हुआ था, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त यानी संरचना जो था कैसे कैसे वसूली जो किया जाता था। तो वसूली में देखिए, अस्थाई में ब्रिटिश सरकार, फिर जमींदार और उसके बाद लास्ट में किसान के पास जाता था। रैयत में ब्रिटिश सरकार फिर रैयत के पास जाता था। जबकि महाल में ब्रिटिश सरकार, फिर गांव का मुखिया तालुकदार होता था, लंबरदार होता था और किसान होता था। इस लोग जो था पदानुक्रम, राजस्व वसूली की संरचना, राजस्व जो वसूल किया जाता था। लागू करने का कारण क्या रहा था, देखिएगा लागू क्यों किया गया था। तो स्थायी और सतत आय की प्राप्ति के लिए, ताकि स्थायी हो, परमानेंट सेटलमेंट है, ठीक है। भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए, राजस्व संग्रह से संबंधित व्यय को कम करना, कृषि में निवेश को बढ़ाने के लिए जमींदारों का एक वफादार समूह तैयार करना था, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया था, किया गया था। फिर आ जाते हैं रैयत में, ठीक है। रैयत में तो किसानों से निश्चित राजस्व का प्राप्त होना, निरंतर कृषक विद्रोह होता रहा, इन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में जमींदार वर्ग की अनुपस्थिति, रैयतों के पास भूमि का स्वामित्व, तो उनके पास काम की उर्वरता की बढ़ोतरी होने की संभावना। और इसमें था सामान्यतः गांव की संयुक्त भूमि पर सबके समान अधिकार होते थे। पारंपरिक संरचना को एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो ये मेन चीजें जो हम लोग देखे हैं। आगे है आपका विशेषताएं जो महत्वपूर्ण है आपका, और ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। विशेषताएं जो है आपका, ये ध्यान में हमें रखना है। विशेषताएं, विशेषताएं में क्या कहता है कि क्या क्या था अस्थायी बंदोबस्त में। तो अस्थायी बंदोबस्त में जो था स्थायी राजस्व साझाकरण मॉडल लाया गया था। जमींदारों को भूमि स्वामित्व का अधिकार, हस्तांतरण और वंशानुगत था, ठीक है। क्या था, हस्तांतरण और वंशानुगत। राजस्व का 10/11 भाग अंग्रेजों को प्राप्त होता था। कितना भाग, 10/11 भाग। किसानों से विवेकपूर्ण राजस्व उगाहे। कहता है कि भू राजस्व का भुगतान न होने पर भूमि की नीलामी, यानी सूर्यास्त कानून किसको कहा गया था, तो स्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून कहा गया था। स्थायी बंदोबस्त को कौन सा कानून कहा गया था, सूर्यास्त कानून कहा गया था, ठीक है। कानून के अंतर्गत जो था राजस्व के दर के निर्धारण को लेकर किसानों के साथ समझौता किया गया। किसके साथ, किसानों के साथ समझौता। यह स्थायी हो गया। ये रैयत, राजस्व के लिए रैयतों के साथ प्रत्यक्ष समझौता। रैयत माने किसानों के साथ, ठीक है। रैयत मतलब किसानों के साथ। यहाँ भूस्वामियों को मालिकाना हक, 30 वर्षों के लिए स्थायी बंदोबस्त था। कितना वर्षों के लिए था, 30 वर्षों के लिए किया गया। कहता सरकार को भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार था। भूमि का सर्वेक्षण, वर्गीकरण, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राजस्व को राहत का प्रधान, संकुचन और परित्याग के प्रधान हालांकि 1883 में से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर आ जाता है महालवाड़ी। ग्राम समाज के साथ साझा व्यक्तिगत राजस्व का बंदोबस्त का प्रधान, किसान को सौंपे गए लक्ष्यों के आधार पर गांव का, मतलब ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है। एकल किसान को स्वामित्व का आधार, अंग्रेज और गांव के मुखिया के सब जो था समझौता किया गया था। राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को सौंपी गई थी, ठीक है। ये जो है आपका महत्वपूर्ण रहा है। तो ये जो था
हमने 3 भू राजस्व के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।